हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय संस्कार इंग्लिश स्कूल। देखो, फोर्स और प्रेशर पे हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर का पार्ट भी कंप्लीट किया था। सो लास्ट पॉइंट वाज द प्रेशर इन गैसेस। ठीक है, सबसे पहले जब हमने प्रेशर को स्टार्ट किया था तब हमने प्रेशर होता क्या है वो कंसेप्ट पढ़ा। उसके बाद प्रेशर का यूनिट, उसकी डेफिनेशन और जो स्टेट्स रहते हैं मैटर के, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। सो प्रेशर इन सॉलिड को पढ़ा था, प्रेशर इन गैसेस और प्रेशर इन लिक्विड्स एंड देन प्रेशर इन गैसेस। सो जब हम प्रेशर इन गैसेस का पार्ट पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, तब मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सो हमारे ऊपर जो एयर के लेयर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, उनमें जो डिफरेंट गैसेस होते हैं, उन गैसेस की वजह से हमारे ऊपर यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स लगता है उस गैसेस की वेट की वजह से, उस फोर्स को अगर आप एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको प्रेशर की वैल्यू मिलेगी और उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है एसआई सिस्टम में हमें पता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और उसे हम पास्कल कहते हैं। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए एक स्पेशल यूनिट यूज किया जाता है, दैट इज द 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 बार के इक्वल होता है और इसकी पास्कल में वैल्यू होती है 101 into 10 to the power 5 पास्कल। ये कन्वर्जन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यहां तक का पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये पॉइंट फोर्स और प्रेशर चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। तो थ्योरेटिकली हमारे लास्ट लेक्चर रहेगा, लेकिन और एक लेक्चर हम फोर्स और प्रेशर का कंडक्ट करेंगे जिसमें हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो फोर्स और प्रेशर के फॉर्मूले पे डिपेंड है वो देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट with the new point, that is the buoyant force। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में वैरी बट कंसेप्ट इज द सेम। ठीक है, सो द कंसेप्ट इज buoyant force। हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए फोर्स के बारे में जो है buoyant force। ठीक है, आपके बुक में भी एक एग्जांपल दिया है, वही एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक वाटर टब है। ठीक है, वाटर टब में यहां तक वाटर फिल किया हुआ है। लेट्स सपोज आप कौन सा भी लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम स्टैंडर्ड लिक्विड लेते हैं वाटर को ही। ठीक है, सो इस टब में यहां तक वाटर फिल किया है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक खाली बॉटल है। ठीक है, सो इस बॉटल का जो लीड रहता है, ठीक है, इसको फिक्स करेंगे, अच्छे से टाइट करेंगे सो दैट एयर टाइट करेंगे। एयर टाइट मतलब इससे एयर भी अंदर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, सो इस बॉटल कैसी है, अभी एम्प्टी है। बॉटल कैसी है, एम्प्टी है। एम्प्टी बॉटल है यानी कि उसका वेट कम है। पहले वेट की कंसेप्ट समझो। ठीक है, buoyant फोर्स अच्छे से समझने के लिए हमें वेट क्या होता है ये समझना चाहिए, क्योंकि वेट और buoyant फोर्स पे जब हम डिस्कस करेंगे, buoyant फोर्स पे जब हम डिस्कस करेंगे तो वेट की कंसेप्ट हमें पता होना नेसेसरी है। ठीक है, सो वेट होता क्या है? So weight is actually the type of force। ठीक है, हमें पता है every object get attracted towards the center of earth by one force and that force is named as a gravitational force। इतना हमें 6th स्टैंडर्ड में पता था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की कंसेप्ट हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। सो क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ, सिर्फ अर्थ ही नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड करती, लेकिन हम एग्जांपल अर्थ का ही लेते हैं क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। और अभी 8th स्टैंडर्ड में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इतना भी पता चला तो काफी है। ठीक है, सो अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट्स को खुद की तरफ खींचती है उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स का मास m है। इस बॉक्स का मास क्या है, m, और अर्थ इसको खुद की तरफ F फोर्स से खींच रही है। सो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया था फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
और ये जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, इसकी वजह से हम उसे स्मॉल g से डिनोट करते हैं, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, वेयर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो ये हो गया फॉर्मूला जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट्स को खुद की तरफ खींचती है, ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। देखो, बॉयंट फोर्स पे डिस्कस करने से पहले हमें वेट की कंसेप्ट पता होनी चाहिए, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंगे जिसका मास कोई भी हो सकता है, लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है। उस ऑब्जेक्ट को अर्थ खुद की तरफ खींचेगी विथ द फोर्स m इंटू जी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम वेट कहते हैं। और वेट की डायरेक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ होती है, यानी कि हम जब अपवर्ड डाउनवर्ड इस लैंग्वेज में उसे बोलेंगे तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ इसे कभी भी खुद से दूर नहीं धकेलेगी। ठीक है, सो अर्थ क्या करेगी, उसको खुद की तरफ खींचेगी। ठीक है, यानी कि अर्थ की तरफ लगने वाला, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला ये जो फोर्स है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसे ही ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। इसमें अगर आपको दो चीजें याद रखनी है, पहली तो उसका फॉर्मूला m इंटू जी, यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और दूसरा उसके डायरेक्शन के बारे में, उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वेट। नाउ हम डिस्कस करेंगे बॉयंट फोर्स पे। ठीक है, सो ये जो एम्प्टी बॉटल मैंने यहाँ पे दिखाई थी, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं उसे। ठीक है, सो ऐसी बॉटल है, रेक्टेंगुलर शेप की भी हो सकती है, सर्कुलर शेप की भी हो सकती है। ठीक है, सो ऐसी बॉटल है, एयर टाइट सील है उसका। ठीक है, उसमें एयर अंदर भी नहीं जा सकती और बाहर भी नहीं जा सकती। अभी बॉटल कैसी है, एम्प्टी है। एम्प्टी बॉटल है, यानी कि उसमें कुछ लिक्विड वगैरह फिल नहीं किया है, यानी कि उसका जो वेट है वो बहुत कम होने वाला है। लेकिन जीरो है क्या, नहीं है। उसका वेट कम जरूर है लेकिन वो जीरो नहीं है, और उसका वेट कहां लगने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेट्स सपोज वही बॉटल में इस एम्प्टी कंटेनर में डालता, इस एम्प्टी वाटर टब में डालता, तो यहां तक आ जाती, उसके बेस में सेटल डाउन हो जाती। लेकिन वही बॉटल मैं जब इस वाटर टब में जिसमें वाटर फिल था उसमें डालता हूं तो क्या होता है, वो एम्प्टी बॉटल क्या होती है, उस वाटर के सरफेस पे फ्लोट होने लगती है। वो इनसाइड नहीं जाएगी, वो वाटर के अंदर नहीं जाएगी, वो वाटर के सरफेस पे ही फ्लोट होने लगेगी, वाटर के सरफेस पे ही फ्लोट होने लगेगी। अब देखो होता क्या है, जब बॉटल एम्प्टी कंटेनर में रखेंगे तब क्या होगा, वो बॉटल नीचे जाएगी सरफेस पे उस टब की। ठीक है, अब वाटर पे वो फ्लोट क्यों हो रही है, उसको एक फोर्स यानी कि उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, उसके बावजूद भी वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट हो रही है, यानी कि उसको नीचे की तरफ खींचने वाले फोर्स को कोई तो फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाला कोई तो फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की कंसेप्ट पढ़ी है इसी चैप्टर में। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो अपोजिट डायरेक्शन में दो इक्वल अमाउंट के फोर्सेस लगते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में रहता है, उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आता है। ठीक है, सो इस बॉटल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, फिर भी ये नीचे नहीं जा रही है क्योंकि इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वो यहां पे नहीं लग रहा था। ठीक है, जब वो एम्प्टी कंटेनर में आपने रखा था। सो इसका कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, जब आप किसी लिक्विड में, यहां पे वो लिक्विड क्या है, वाटर है, जब आप किसी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डालते हो तो वो ऑब्जेक्ट पे उस लिक्विड की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो घर पे। ठीक है,
क्या करने के, एम्प्टी बॉटल लेंगे, उसको किसी भी वेसल में आप वाटर लेंगे और उस बॉटल को उस वाटर के सरफेस पे रखना है। अब आप ऑब्जर्व करोगे वो बॉटल नीचे नहीं जा रही है, वो सिंक नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट हो रही है। ऐसा क्यों होता है? हमें तो पता है उसे नीचे खींचने वाला एक फोर्स होता है, उसका वेट, और उसके बावजूद भी वो तैर रही है। इसका मतलब कोई तो फोर्स है जो उसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है, और उसी फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। हम क्या कर रहे थे, हम इस बॉटल को वाटर में इमर्स करने की कोशिश कर रहे थे, उसको डुबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब हम उसे इमर्स कर रहे थे तब उस वाटर की वजह से, उस लिक्विड की वजह से उस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लगा, और उसी फोर्स को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा चेंज लाते हैं। देखो ये जो एम्प्टी बॉटल हमारे पास थी, उस एम्प्टी बॉटल में हम अब लिक्विड यानी कि वाटर फिल करते हैं। अब वाटर एम्प्टी बॉटल में फिल करने के बाद क्या हुआ, वाटर का जो वेट था वो बढ़ गया, यानी कि इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पे लगने वाला फोर्स बढ़ गया, उसे हम वेट कहते हैं। अब इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये जो बॉटल है वो इमर्स होना स्टार्ट हो गई, लेकिन ये भी बॉटम तक नहीं जाएगी, ये बीच में ही कहीं तो रुक जाएगी, बीच में ही कहीं तो रुक जाएगी। अब बॉटल रुक गई है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो बीच में ही वाटर, ये जो बॉटल है इस वाटर में रुक गई है, वो बॉटम को नहीं गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, उस वेट को इस पॉइंट पे किसी तो फोर्स ने बैलेंस कर दिया है, और वही फोर्स होता है बॉयंट फोर्स। यानी कि बॉयंट फोर्स क्या हुआ है, इस एम्प्टी बॉटल पे भी लगा है और इस वाटर फिल्ड बॉटल पे ही भी लगा है, लेकिन डिफरेंस क्या था, वाटर फिल्ड बॉटल का वेट ज्यादा होने की वजह से वो अंदर तक जा सकी, लेकिन बॉटम को नहीं गई है। लेकिन जो एम्प्टी बॉटल थी उसका वेट बहुत कम होने की वजह से बॉयंट फोर्स ने उसे सरफेस पे ही बैलेंस कर दिया, सो वो तैरने लग गई, वो सिंक नहीं हुई है। मतलब एम्प्टी बॉटल की कंडीशन में भी वेट को बॉयंट फोर्स ने बैलेंस किया है, और वाटर से भरी हुई बॉटल की कंडीशन में भी उसकी वेट को बॉयंट फोर्स ने बैलेंस किया है। लेकिन डिफरेंस ये है, पहले कंडीशन में वो बैलेंसिंग सरफेस पे ही हो गई थी, और सेकंड कंडीशन में वो जो बैलेंसिंग हो गई है फोर्सेस की, वो थोड़ा बॉटल अंदर जाने के बाद हुई है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, अगर ये बैलेंसिंग नहीं होती तो क्या होगा, मतलब इस बॉटल का वेट हमेशा के लिए बॉयंट फोर्स से ज्यादा होता है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो बॉटल सिंक हो जाएगी, वो बॉटम तक जाएगी। इसका डिस्कशन हम डिटेल में करने वाले हैं, स्पेशल केसेस भी हम पढ़ने वाले हैं। पहले बॉयंट फोर्स की कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लिक्विड में, अब देखो बॉयंट फोर्स फ्लूइड्स के लिए होता है, यानी कि लिक्विड के लिए भी होता है और गैसेस के लिए, लेकिन अभी इस स्टैंडर्ड में हम गैसेस का बॉयंट फोर्स कंसीडर करने नहीं वाले हैं। ठीक है, सो आपके माइंड में सिर्फ यही रखना है कि बॉयंट फोर्स कहाँ एक्ट होता है, लिक्विड में, वो गैसेस में भी होता है, लेकिन हमें इसी पॉइंट पे कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, सो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, उस लिक्विड के अंदर से उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन का, यानी कि उसकी वेट की अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। सो सिंपल है, किसी लिक्विड को आप इमर्स करने की कोशिश कर रहे हो, सॉरी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करने की कोशिश कर रहे हो, और उसको कोई तो फोर्स ऊपर की तरफ धकेल रहा है, पुश कर रहा है, उसी फोर्स को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। अब ये जो बॉयंट फोर्स किसी पे ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है जब आप उसे लिक्विड में इमर्स करने की कोशिश करते हो, तब वो बॉयंट फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, उस पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। So first factor is that buoyant force depends on, first factor होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप इमर्स कर रहे हो लिक्विड में, उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है।
और सेकंड फैक्टर होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इन दो फैक्टर्स पे उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बॉयंट फोर्स डिपेंड होता है। सो बॉयंट फोर्स सबको समझ में आ गया। किसी भी चीज को आप लिक्विड में ऐसे इमर्स करोगे तो उस लिक्विड की वजह से ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि उसकी वेट की अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होता है, दैट फोर्स इज द बॉयंट फोर्स। ठीक है। सो बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब देखो मेरे पास एक कंटेनर है, आप कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, और इसमें मैंने ऑब्जेक्ट इमर्स करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें डाला है मैंने, इस लिक्विड में इस ऑब्जेक्ट को मैंने डाला है। सो इस पे लगने वाला बॉयंट फोर्स इसके वॉल्यूम पे और वो जिस लिक्विड में इमर्स होने वाला है उस लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड होता है। देखो डिपेंड किस पे होता है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आप इमर्स कर रहे हो उसका वॉल्यूम, और जिस लिक्विड में इमर्स कर रहे हो उस लिक्विड की डेंसिटी, इन दो फैक्टर्स पे बॉयंट फोर्स डिपेंड करता है। बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस टू फैक्टर्स। ठीक है। अब देखो, अब हम एक अच्छी सी डायग्राम निकालेंगे, उसमें हम उस ऑब्जेक्ट का वेट और बॉयंट फोर्स दोनों भी दिखाएंगे। वेट एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे लिक्विड में ऑब्जेक्ट है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है और ये लिक्विड है। ठीक है। अब देखो अच्छे से देखो डायग्राम को। ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है जो उसका वेट होता है, हमें पता है। सो इस वेट की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, इसे W से डिनोट करेंगे हम। ठीक है। इस वेट की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड और ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बॉयंट फोर्स होता है अपवर्ड। अब ये दोनों हमेशा इक्वल होने वाले हैं क्या? हमेशा बैलेंस करने वाले हैं क्या एक दूसरे को? नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ही करेंगे ऐसा नहीं है। सो इन पे डिपेंड, इन दोनों में से ये क्या है? ऑब्जेक्ट का वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये क्या है? उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला, लिक्विड की वजह से लगने वाला बॉयंट फोर्स है। सो इन दोनों में कौन सा फोर्स बड़ा होता है उन पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट फ्लोट होने वाला है या ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के बीच में जाकर रुकने वाला है या ऑब्जेक्ट बॉटम में जाने वाला है, यानी कि वो सिंक होने वाला है। सो फर्स्ट कंडीशन देख लो, अगर बॉयंट फोर्स बड़ा होगा वेट से, मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, बॉयंट फोर्स कहां लगता है? ऊपर की तरफ। अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा होता है वेट से, अच्छे से देख लो, बॉयंट फोर्स ज्यादा होता है वेट से, तब क्या होता है? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट एट द सरफेस। फ्लोट हो रहा है, लेकिन कहां फ्लोट हो रहा है? एट द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट होने वाला है, वो लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट होने वाला है। कब? जब बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होता है। अब सेकंड कंडीशन है, अगर बॉयंट फोर्स और वेट दोनों भी इक्वल होते हैं तब भी ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा, लेकिन इनसाइड द लिक्विड। फ्लोट इनसाइड द लिक्विड, उस लिक्विड के अंदर जाके तैरने लगेगा। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देख लो, जब बॉयंट फोर्स वेट से बड़ा होता है, जब बॉयंट फोर्स वेट से बड़ा होता है तब ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट करेगा। सेकंड कंडीशन देख लो, जब ये बॉयंट फोर्स वेट के बराबर होता है, दोनों भी इक्वल होते हैं, तब ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा लेकिन अंदर जाके इनसाइड द लिक्विड। और तीसरी कंडीशन ऑब्वियसली क्या होने वाली है? बॉयंट फोर्स इज लेस देन वेट, मतलब वेट बड़ा है बॉयंट फोर्स से, तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट विल सिंक इनटू द लिक्विड, मतलब वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड द बॉयंट फोर्स। इसके लिए आपको इन दोनों के डायरेक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। वेट एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉयंट फोर्स एक्ट्स इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब बॉयंट फोर्स बड़ा है, सो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऊपर ही तैरने वाला है। बॉयंट फोर्स बड़ा है तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं डायग्राम से, ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पे ही तैरने वाला है। लेकिन जब दोनों इक्वल होंगे तो ऑब्जेक्ट, जब दोनों की बैलेंसिंग होने
के समय तक ऑब्जेक्ट बीच में कहीं तो जाके रुकेगा, ठीक है। यानी कि जब दोनों की वैल्यूज इक्वल होती है तब ऑब्जेक्ट इनसाइड में जाता है, लिक्विड के अंदर जाके फ्लोट होता है, लेकिन बॉटम तक नहीं जाता है उसमें, ठीक है। अब से लास्ट कंडीशन, बॉयंट फोर्स इज लेस देन वेट, मतलब ये जो बॉयंट फोर्स इस पे लगने वाला है ये इसके वेट से कम होगा, यानी कि वेट बड़ा होता है, तब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली वेट अगर बड़ा है बॉयंट फोर्स से, वेट अगर बड़ा है बॉयंट फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, उसके सरफेस तक जाएगा, सॉरी बॉटम तक जाएगा, यानी कि लिक्विड में सिंक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द 3 कंडीशंस, ठीक है। सो अच्छे से इसे नोट डाउन कर लो आपके नोटबुक में। सो आई होप आपको बॉयंट फोर्स की कंसेप्ट समझ में आई होगी, ठीक है। आप घर पे भी बॉयंट फोर्स का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। किसी ऑब्जेक्ट को आप अगर लिक्विड में डुबाने की कोशिश करोगे तो आपको फील होगा कि अंदर से कोई तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और वही फोर्स होता है बॉयंट फोर्स। आप घर पे करके देख सकते हो उसे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बॉयंट फोर्स से रिलेटेड ही है, दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। शायद आपने लोअर स्टैंडर्ड में साइंटिस्ट आर्किमिडीज के बारे में सुना होगा। सो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमें अब स्टडी करना है। हमें क्या स्टडी करना है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल स्टडी करना है, ठीक है। सो क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देख लो। सो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बॉयंट फोर्स कैलकुलेट करने की प्रोसीजर आर्किमिडीज ने बताई थी, ठीक है। हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में आप इमर्स कर रहे हो या इमर्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगने वाला है ऊपर की तरफ, उसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। लेकिन वो बॉयंट फोर्स कैलकुलेट करने की प्रोसीजर जो है उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें बताया जा सकता है, ठीक है। सो देखो वही एग्जांपल डायग्राम निकालेंगे, उसमें एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड यहां तक फिल किया है, लेट्स सपोज उसमें क्या किया है, लिक्विड यहां तक फिल किया है। अब उस ऑब्जेक्ट का इतना पार्ट, यहां तक का पार्ट लिक्विड में है, ठीक है। इतना जो पार्ट है उस ऑब्जेक्ट का, यहां तक का पार्ट लिक्विड के अंदर है और यहाँ इतना पार्ट लिक्विड के बाहर है, ठीक है। सो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, देखो लेट्स सपोज इसमें जो लिक्विड है उस लिक्विड की जो डेंसिटी है उस डेंसिटी को हम डी से डिनोट करेंगे, डेंसिटी को हम डी से डिनोट करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया है कि बॉयंट फोर्स उस लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब दूसरा, जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर है उस वॉल्यूम को मैं V से डिनोट करता हूं। यहां पे एक नोट पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लो, हम जो वॉल्यूम कैलकुलेशन में लेने वाले हैं उसे हम V से डिनोट करेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम नहीं लेना है, जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है। कितना वॉल्यूम लेना है, जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है। आप किसी एग्जांपल में ऐसा दिया होगा कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही लिक्विड के अंदर है, तब आप पूरा वॉल्यूम ले सकते हैं। बात समझ में आई है, देख लो, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर है उतना ही कैलकुलेशन में लेना है, ऊपर का बचा वाला नहीं लेना है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा ही लिक्विड के अंदर है तब उसका पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स अच्छे से याद रख लो कि हमें किन क्वांटिटीज की जरूरत गिरने वाली है। वो पहले है वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड और सेकंड इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड, ओके। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या होता है, देखो, इट इज डिफाइंड एज, अब आधा तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्या है, if object is completely or partially immersed in a liquid, then a buoyant force acts on it in upward direction and that force is equals to, अब उसको हमें डिफाइन करना है। If an object is fully or partially मतलब पूरा का पूरा भी हो सकता है या उसका कुछ पार्ट भी हो सकता है। If an object is fully or partially immersed in a liquid, then buoyant force acts on it. उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगने वाला है, buoyant force acts on it in upward direction
अपवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू लिखेंगे, इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ, is equals to the weight of liquid displaced by that object, weight of liquid displaced by that object। अच्छे से देख लो, उस ऑब्जेक्ट पे बॉइंट फोर्स लगने वाला है लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट पे बॉइंट फोर्स लगने वाला है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बॉइंट फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। उस ऑब्जेक्ट को उस लिक्विड में डालने की वजह से उसने जितने लिक्विड को वहां से डिस्प्लेस किया। अब देखो क्या होगा, अगर इतनी जगह इस ऑब्जेक्ट ने ले ली इस लिक्विड के अंदर, तो उतनी जगह का लिक्विड ऊपर तक आ जाएगा, यानी कि वो लिक्विड क्या हो गया है, डिस्प्लेस हुआ है। और उस ऑब्जेक्ट की वजह से जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस हुआ है, देखो जितना लिक्विड का वेट, अब क्या करते हो आप, कंफ्यूज किस चीज में होते हैं, आप बॉइंट फोर्स को उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वली ले लेते हैं, वैसा नहीं है। ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स उस ऑब्जेक्ट की वजह से जितना लिक्विड उसकी जगह से डिस्प्लेस हुआ है, उतने डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होता है उस वेट के बराबर होता है। यानी कि आपको बॉइंट फोर्स निकालने के लिए, उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट होने वाला बॉइंट फोर्स निकालने के लिए जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट निकालना पड़ेगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझ लो अच्छे से। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली, यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट या उसका कुछ पार्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड में आप अगर डालोगे तो क्या होने वाला है, द बॉइंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, उस पे लगने वाला बॉइंट फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस किया है उसके बराबर होता है। सो ये स्टेटमेंट अच्छे से नोट डाउन कर लो, मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख के देता हूं, ठीक है। सो हमें अब पता चल गया उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स उस लिक्विड के वेट के बराबर है, लेकिन कितने लिक्विड के, जितना लिक्विड ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और नोटिस करो, लिक्विड जो डिस्प्लेस होने वाला है उसका वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम लिक्विड में है उसके बराबर होने वाला है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का इतना वॉल्यूम लिक्विड में है, इसका मतलब इतने ही वॉल्यूम का लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा। इस ऑब्जेक्ट का v इतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, यानी कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका भी वॉल्यूम v होने वाला है, ठीक है। सो बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट। अब वेट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस लिक्विड का मास अब कैसे निकालेंगे, देखो ऑब्जेक्ट का मास नहीं लेना है, यहाँ पे देख लो अच्छे से, यहाँ पे जो मास हम लेने वाले हैं वो लिक्विड डिस्प्लेस जो हुआ है उसका मास है, ठीक है। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका मास होने वाला, ठीक है। मैं उसे वर्डिंग में ही लिखता हूं सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वो वेट क्या होने वाला है, मास ऑफ दैट लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। अब जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका मास क्या होने वाला है, फॉर्मूला लिख के लो आपके पास। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी उसका फॉर्मूला होता है मास निकालने के लिए। सो हम किसका मास निकाल रहे हैं, जितना लिक्विड इस ऑब्जेक्ट की वजह से डिस्प्लेस हुआ है। सो कितना लिक्विड डिस्प्लेस होने वाला है उस लिक्विड का मास हमें चाहिए, तो उसका वॉल्यूम भी चाहिए। उसका वॉल्यूम होता है ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर, सो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिखेंगे।
उस लिक्विड की डेंसिटी हमने डी से डिनोट की है, तो वो डी आएगा और उसके आगे जी। ठीक है, सो मास के लिए v इंटू डी आया और ये g एज इट इज। सो बॉयंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें जो v है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और ये किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर। ठीक है, सो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लिक्विड के अंदर लगने वाला जो बॉयंट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे v इंटू डी इंटू जी, v इंटू डी इंटू जी, जिसमें v का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड के बराबर होता है। दिस d इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, d इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय दिस स्मॉल g। ओके, सो आपको अब फॉर्मूला भी बॉयंट फोर्स का पता चला है। बॉयंट फोर्स इज कैलकुलेटेड एज v इंटू डी इंटू जी, जिसमें v का मतलब लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का ही लिक्विड के अंदर का वॉल्यूम, d मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, और ये भी फॉर्मूला याद रखो, हमने मास को कैसे लिखा है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, सो अच्छे से इसे नोट डाउन कर लो आपके नोटबुक में। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल जो एग्जांपल्स होते हैं, जो फॉर्मूले हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, उस फॉर्मूले पे बेस्ड होने वाले न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। और कल का लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद परसों के दिन इस चैप्टर पे 20 मार्क्स की टेस्ट होने वाली है। ठीक है, अब देखो और दो फॉर्मूले में लिख के दे रहा हूं। पहला फॉर्मूला है डेंसिटी का। क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी इज रिटन एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ये जो आप लोगे तो किसका फॉर्मूला है, डेंसिटी का। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अच्छे से याद करना है। और दूसरा फॉर्मूला और एक याद रखना है, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, so density of that object, density of an object divided by density of standard liquid, density of standard liquid यानी कि density of water। मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले से आप ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करोगे। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करोगे। इस फॉर्मूले से आप ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करोगे, और किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को आप वाटर की डेंसिटी से अगर डिवाइड करोगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी मिलेगी। ये भी फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो, इस पे भी हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने बॉयंट फोर्स क्या होता है और बॉयंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो प्रिंसिपल यूज होता है, दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके बारे में पढ़ा। और लास्ट में दो फॉर्मूले भी मैंने आपको बताया है। सो ये चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट हुआ है। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे डिपेंड होने वाले न्यूमेरिकल एग्जांपल यानी कि प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।